ठीक है सर, अभी तक हमने ना 5 स्टेप प्रोसेस डिस्कस किए हैं और उसकी मदद से ना हम ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और कुछ नई बातें करेंगे। अच्छा सर, इस मासूम से क्वेश्चन में मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी बात की है कि एक गाड़ी है, इसकी सेलिंग प्राइस कह लो 5 लाख है, कॉस्ट उसकी 4,10,000 है, सही। साथ में सर्विस चार्जेस जो है जो आप चार्ज कर रहे हो वो 20,000 पर ईयर है, ठीक है। आप 2 साल तक 3 साल तक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो जो 20,000 आप जिसमें आप सर्विस दे रहे हो, उस सर्विस की सर कॉस्ट कितनी आ रही है, आपको कितने में पड़ रही है वो सर्विस? सर आपको वो सर्विस पड़ रही है 15,000 में, सर। तो ज़रा देखते हैं कि इसकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। तो सर सबसे पहले जिस टाइम आपने ईयर जीरो पे जब आप स्टैंड कर रहे हो सर, ईयर जीरो पे जब आप स्टैंड कर रहे हो, उस टाइम आप सिंपली एक एंट्री पास कर दोगे कि मुझे पैसे कितने मिले। सर आपने बोला कि मेरे पास जो है 5 लाख तो मुझे मिलेंगे सर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर कि मेरे पास गाड़ी की जो पैसे आएंगे सर, मुझे जो गाड़ी के पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? सर मुझे वो पैसे मिलेंगे 500,000, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो सर्विस के पैसे हैं, जो सर्विस के पैसे हैं सर, वो मुझे कितने मिलेंगे? सर वो मुझे मिलेंगे सर 20,000। मुझे पता है 20,000 जो है वो 1 साल के हैं। तो अगर मैं इस 20,000 को सर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 सालों से, तो मुझे सर 3 सालों के यानी कि 60,000 मुझे टोटल सर्विस के पैसे मिलेंगे। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे टोटल कैश अगर आप बात करो तो मुझे टोटल कैश कितना मिला? सर टोटल कैश जो है वो कस्टमर ने आके मुझे जैसे फर्स्ट डेट पर ही दे दिया। सर कस्टमर ने मुझे कितने पैसे दे दिए? सर कस्टमर ने मुझे 5,60,000 दे दिए। सर वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रही है ऐसा है? लेट मी करेक्ट इट। सर क्या मेरी वॉइस अब ठीक आ रही है सबकी? मेरी वॉइस अब सबको ठीक आ रही है? कोई भी एक स्टूडेंट को यस सर। कंफर्म कर दो। ठीक है। यस सर, ठीक है। ऑल राइट। तो मैंने बात कर रहा था सर एक्चुअली के सर एक गाड़ी थी, 5 लाख की गाड़ी थी, 3 साल तक मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो टोटल मुझे पैसे कितने मिलेंगे? सर टोटल मुझे इसके पैसे मुझे मिलेंगे 5,60,000 के। ठीक है सर, अब ज़रा आगे बात करते हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि देखो, ठीक है सर, जैसे ही वॉइस में कोई भी इशू हो ना, आपने फ़ौरन हैंड रेस कर देना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी वॉइस में कोई इशू हो रहा है, सही। वैसे सर मैंने डेटा भी कनेक्ट कर लिया, बट क्योंकि मोबाइल एक्चुअली चार्ज नहीं है तो वो थोड़ा सा दूर है, तो इतने भी शायद उसकी वजह से सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है। अगर दोबारा वॉइस का इशू हो तो मुझे आप बताना, मैं इसे रिजॉल्व कर दूँगा। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। मैंने कहा सर एक गाड़ी है, 5 लाख की सर्विस इतनी है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो मुझे जर्नल एंट्रीज पहले कैसे बनेंगी इसकी? तो देखो, सबसे पहले ईयर जीरो के ऊपर अगर आप बात करो, तो सर ईयर जीरो के ऊपर ना आपके पास सिंपली आप देखो कि मेरे पास कैश कितना आ गया है। सर मेरे पास कैश आ गया 5,60,000 का, ठीक है। सर आपके पास 5,60,000 का कैश आ गया, मान लिया। इसके बाद सर आप रेवेन्यू कितने से बुक करोगे? असल मसला सर यहाँ पर आके आएगा, आप रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करोगे? अब सर बच्चा जो है वो बोल रहे हैं सर चुपचाप, आपको क्या टेंशन है, आप डायरेक्ट 5 लाख से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दें, क्या मसला है सर? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप 5 लाख से जो है ना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? देखो सॉरी, 5,60,000 से आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए सर कि देखो, इसमें जो एक काम है ना, एक काम जो है वो तो आपकी गाड़ी बेचना था सर, वो तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। फिर सर इसमें दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी सर्विस प्रोवाइड करना, सही। दोनों डिफरेंट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। सर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गई है सर, कौन सी वाली? अभी हमारी हमारी फुलफिल होगी गाड़ी बेचने वाली। सर गाड़ी मैंने बेच दी है, सर्विस मैंने अभी प्रोवाइड नहीं की है, वो हर साल के एंड में मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, सही। तो सर मैं रेवेन्यू फिर कितने से बुक करूंगा? सर रेवेन्यू मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बुक करूंगा 5 लाख से।
ठीक है सर, ये रेवेन्यू 5 लाख से बुक क्यों हो रहा है, आई होप थोड़ी सी लॉजिक डेवलप हुई होगी। ठीक है सर। तो अभी तक हमने कितनी बात करी है सर, मैंने बोला था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो हमने बात की थी कि दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, जिसकी वजह से मैंने पहले चेक किया कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, मुझे पता लग गया दो है। ठीक है, अब जब दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वहाँ से मैंने क्या बात डिटरमाइन कर ली है कि मुझे अब ना अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को दो हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, हमारे सर अगर हम 5 स्टेप प्रोसेस के ऊपर इसके ऊपर लगाए ना, तो पहला स्टेप क्या था सर, पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने बोला सर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है सर, डन हो गया, साफ नजर आ रहा है। उसके बाद सर आपने आइडेंटिफाई कर ली थी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मान लिया सर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक गाड़ी बेचने की, दूसरी सर्विस प्रोवाइड करने की। इसके बाद हमने हमारी तीसरी बात क्या थी, आप ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करो। तो ये जो मैंने टोटल कैश आप लोगों को निकाल के दिखाया है, ये क्या है सर, ये मेरी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है। सही, ठीक है सर, मान लिया। फिर चौथा स्टेप सर क्या था कि आप ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करो दो डिफरेंट हिस्सों में, या यानी कि जितनी आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर आप अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करो। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास जो है ना, सर मैंने कहा मेरे पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सर मेरे पास जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी सर वो दो थी, एक सर मेरे पास गाड़ी बेचनी थी, और सर दूसरी मेरे पास थी सर्विस प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो सर मैंने बोला एक तो मेरी फुलफिल हो गई है गाड़ी की, ये अभी फुलफिल नहीं हुई है, जो हो गई है उसका रेवेन्यू बुक कर दो। मैंने देखो बुक कर दिया, रेवेन्यू मैंने बुक किया सर कितने से, मैंने रेवेन्यू बुक किया सर 5 लाख से। ठीक है, अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सर ठीक है सर, 5 लाख से आपने रेवेन्यू बुक कर दिया, अब क्या करें, अब क्या करें, तो जरा देख लो क्या करेंगे। तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद आप लोगों ने बुक कर ली है अपनी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। सर ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। सर ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, वो काम जो तुमने अभी परफॉर्म करना है और उसके पैसे तुमने ले लिए हैं। सही सर, पहले क्या होता था, एक लेमैन क्या करता, एक लेमैन उठाता 5,60,000 रेवेन्यू बुक कर लेता। सही, लेकिन IFRS 15 आके हमारी रहनुमाई की है, बोलता है भाई जितना काम परफॉर्म कर लिया उसका पैसा बुक कर लो, जो नहीं किया उसके आगे लिखोगे कि ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, यानी ये वो काम है जो मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने हैं। सही, मेरे ऊपर अभी इस काम की लाइबिलिटी है, जब तक मैं ये काम फुलफिल नहीं कर दूंगा मैं इसको रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता। सही, तो सर जरा आगे बात करते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी मेरी कितने से बुक होगी, सर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी मेरी बुक होगी 60,000 से। ठीक है सर, ये 60,000 कहाँ से आया था, ये 60,000 3 साल की सर्विस थी, 1 साल की सर्विस थी 20,000, 3 साल की सर्विस हो गई 60,000। सर आगे बात करते हैं। सर यहाँ पर आके ना मैंने एक एंट्री को पास कर दी, एक एंट्री को पास कर दी। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और एक नई एंट्री के ऊपर जाता हूँ। सर व्हाट इफ अब देखो मैंने ईयर जीरो के ऊपर एक एंट्री पास कर दी है, लेकिन अब ईयर जीरो तो ख़त्म हो गया है, साल का एंड आ गया है, अब क्या करेंगे। तो साल के एंड में अब क्या करेंगे, यानी मैं अगर बात करूँ ईयर वन की, सर ईयर वन में अब क्या एंट्री पास होगी। देखो ईयर वन के ऊपर ना, ईयर वन के ऊपर आप एंट्री पास करने से पहले ज़रा रुक जाओ, एक एंट्री हम और पास करेंगे ईयर जीरो के ऊपर। सर कौन सी एंट्री, जरा देखो। सर ईयर जीरो के ऊपर आपने एक एंट्री तो पास कर दी है अपने एसेट को बेचने वाली। सही, लेकिन सर अभी आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो क्या, देखो आप लोगों को याद होगा जब भी हम सेल करते हैं ना, जब भी हम सेल करते हैं फिर हम दो एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री सेल की, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। सही, दूसरी एंट्री हम पास करते हैं, दूसरी हम एंट्री पास करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सही, तो ये दोनों एंट्री आप लोगों को याद होनी चाहिए। सर बचपन से पता है, बचपन से पढ़ी अलहमदुलिल्लाह आती है। ठीक है, तो मैंने बोला सर आपने ऊपर एक एंट्री तो पास कर दिया, आप एक एंट्री पास करके खुश हो रहे हैं कि भाई मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया, सर कॉस्ट कौन बुक करेगा। तो ज़रा कॉस्ट बुक करके आते हैं। मैंने कहा सर आपने सिंपली एंट्री बुक करनी है कि कॉस्ट ऑफ सेल। सर कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कितने से डेबिट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कितने से डेबिट होगी, ज़रा देख कर आते हैं क्या कॉस्ट थी। फिर ऊपर मैंने सैलरी में कॉस्ट कॉस्ट रखी है गाड़ी की, वो कितनी है 4,10,000। सर देखो जितनी सेल की थी, जितनी सेल की थी उसी के हिसाब से अपनी कॉस्ट बुक करोगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। सर रेवेन्यू ऊपर अगर 5 लाख से बुक हुआ है तो कॉस्ट भी आपकी उसी 5 लाख की ही कॉस्ट बुक होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो आप बाद में काम करोगे उसकी कॉस्ट अभी क्यों बुक करोगे। सही, तो एक बात हमने डन करी कि हमारे पास कॉस्ट सिर्फ उस 5 लाख से रेलेवेंट जो कॉस्ट है वो आएगी। तो सर मेरे पास 4,10,000 की आ गई कॉस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं।
सर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सर ये इन्वेंट्री क्या थी सर? ये इन्वेंट्री मेरी गाड़ी थी, ठीक है, ये इन्वेंट्री मेरी गाड़ी थी। सर इन्वेंट्री मेरी कितने से क्रेडिट होगी सर? वही 4,10,000 से। ठीक है सर, ईयर जीरो निपट गया। अब चलते हैं ज़रा ईयर वन के ऊपर। ईयर वन पे हमने क्या करना है ज़रा देखना। सर ईयर वन के ऊपर जब तुम्हारा साल खत्म होता है ना, जब साल खत्म होता है तो तुम्हें पता है तुमने एक काम करना है, जो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तुम छोड़ कर आए हो, जिसके लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक की है, उसे तुम परफॉर्म करोगे। सही, उसे तुम परफॉर्म करोगे। यानी सर इन शॉर्ट तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आसान वर्डिंग के अंदर। साल खत्म हुआ, तुमने सर्विस प्रोवाइड की। अब सर्विस तुमने प्रोवाइड कर दी है, तुम्हें पता है कि तुमने अब रेवेन्यू बुक करना है। कितने से करना है सर? 3 साल की सर्विस थी, हर साल की सर्विस के चार्जेस थे 20,000। तो सर 20,000 की जब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो 20,000 से आप रेवेन्यू बुक कर लोगे, ठीक है। अब जब आप रेवेन्यू बुक करोगे 20,000 से, तो ऊपर हम क्या बुक कर रहे हैं? बुक करके आए सर, हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करके आए। तो ये काम मैं फ्यूचर में करूंगा। तो अब जब आपने 1 साल का काम कर दिया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को सर हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कर दूंगा खत्म, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सर मेरे पास डेबिट हो जाएगी। फिर कितने अमाउंट से सर? ये मेरे पास डेबिट हो जाएगी 20,000 से। मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 20,000 से खत्म हो जाएगी। और मेरे पास मेरा रेवेन्यू जो है ना सर, रेवेन्यू जो है मेरे पास मेरा बुक हो जाएगा। सर कितने से बुक होगा मेरा रेवेन्यू? सर मेरा रेवेन्यू इसी 20,000 से जो है ना वो बुक हो जाएगा। ठीक है सर, डन होती है बात। मैंने बोला सर मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक हुई ईयर वन के एंड के ऊपर, और मैंने साथ में रेवेन्यू बुक कर दिया ईयर एंड के ऊपर। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा सर? बस काम खत्म? नहीं सर, काम खत्म नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि देखो, दो डिफरेंट एंट्री बनती है जब भी आप सेल करते हो। पहली सेल की एंट्री, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, ठीक है। तो सर अब आपने जब सर्विस प्रोवाइड की है, तो सर्विस से रिलेटेड जो कॉस्ट थी उसको भी तो आप बुक करोगे। सही, तो मैंने सर्विस से रिलेटेड जो मेरी कॉस्ट है उसे मैं बुक करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने सर जो मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सर्विस। सर कॉस्ट ऑफ सर्विस मेरी कितनी थी तुम लोगों को पता होगा, मैं ऊपर बता के आया हूँ। सर कॉस्ट ऑफ सर्विस मेरे पास है 15,000। सर्विस की जो सेल वैल्यू वो है 20,000, ठीक है। तो मैंने सर मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी आ रही है? मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विस सर आपके पास आ रही है 15,000, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है वो डेबिट हो जाएगा, और मेरा कैश मेरे पास से हो जाएगा सेट रहेगा, ठीक है। अगर सर आपने कैश पहले ही दे दिया था, अगर आपने कैश पहले दे दिया तो फिर क्या होगा सर? कैश तो आपने पहले देगा कर दिया, तो आपने कॉस्ट ऑफ सर्विस डेबिट किया, और सर आपने जो है सिंपली आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है, तो आपने सर्विस प्रोवाइड की उससे आप कर दोगे क्रेडिट। नॉर्मली सर हम इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास ये जो प्रोवाइड करना है ये क्या था सर? ये एक्चुअली हमारे पास एक सर्विस थी, तो आप सर्विस कर दोगे क्रेडिट सिंपली, राइट। अगर आपने पैसे नहीं दिए थे तो आप पैसे जो है वो यहाँ पर क्रेडिट कर दोगे। तो ये सर बात क्लियर होती है, इतनी बात क्लियर होती है। अभी तक हमने क्या बात की सर? अभी तक हमने सिर्फ बेसिक से बात की है कि मैंने एक गाड़ी और उसके साथ जो है वो आपके पास एक सर्विस प्रोवाइड की थी, ठीक है सर। अब तो माइक म्यूट कर लो। सर यहाँ पर आके ना हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा रिगार्डिंग आर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सही, हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पहले स्टेप देखे, 5 स्टेप थे, फिर उसको इस उन 5 स्टेप को सर इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई किया। अब जरा दोबारा चलते हैं, इस स्टेप को 1 मिनट के अंदर रिकॉल करेंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और नेक्स्ट कुछ बातें सीखेंगे। अच्छा सर, जरा देख लो एक दफ़ा स्टेप 5 स्टेप मेरे पास प्रोसेस था। नीचे जो वर्ड रिकॉग्निशन लिखा हुआ है उसको भी फिलहाल इग्नोर करो, ठीक है। वहाँ पर सर जो नीचे में जो स्टेप 2 और 3 और 4 है, वहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट आएगा। अभी ये मैंने टाइपिंग सही से नहीं की है, करूँगा इसको मैं ठीक। तो जब हम बाद में बात करेंगे तो फिर हम इसको ठीक कर चुकेंगे। तो फिलहाल के लिए सर इतना समझो कि हमारा रेवेन्यू बुक करना 5 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। सर स्टेप 1 मेरा यही होगा। तो स्टेप 1 मैंने एक दफ़ा डन कर लिया कि सर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर आपने पता लगानी है कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, कौन कौन सी है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दी थी वहाँ पर मेरी गाड़ी बेचना एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और सर्विस प्रोवाइड करना दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो इसके बाद जब आपको पता लग गया कि सर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट भी डन है, तो फिर आपने क्या करना है? सिर्फ फिर आपने ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमाइन करना है, जो मैंने अभी भी तुम्हारे सामने तुम लोगों के सामने किया।
जो मैंने अपनी 5,60,000 की अमाउंट निकाली थी वो मैंने अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमाइन किया था। सही। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करना होता है सर, हमें जो है ना उसी ट्रांजेक्शन प्राइस को यानी 5,60,000 को तोड़ देना है अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर, यानी सर 5 लाख उस गाड़ी के लिए और 60,000 उस सर्विस के लिए। ठीक है। अच्छा सर, फिर क्या करना है आखिर में, क्या करना है सर आखिर में, फिर आपने ना रेवेन्यू बुक करना है। सर कब बुक करना है, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही है। गाड़ी बेची, पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मुकम्मल, रेवेन्यू बुक कर दिया था हमने। फिर जैसे जैसे तुमने हर साल जो है ना वो बुक किया, अपने सर्विस प्रोवाइड की, सर वैसे वैसे ना आप अपने पास रेवेन्यू बुक कर लोगे। ठीक है सर। जो आपके सामने मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर जो सेम एंट्री है ना हमारे पास, सेम एंट्री जो मैंने बुक की थी आपके पास ईयर 1 के ऊपर, सर वही एंट्री मेरे पास ईयर 2 और ईयर 3 के ऊपर भी बुक होगी। सही। तो वो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई है। हमने ईयर 1 के एंट्री खाली बुक की है, तो सेम एंट्री हमारी ईयर 2 और ईयर 3 के ऊपर भी बुक होगी। अब जरा सर हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और जो वर्ड लिखा हुआ हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको जरा ना सर डिटेल में जाके समझते हैं। सर स्टेप 1 को ना अब ज़रा डिटेल में समझना है। एक एक बात के ऊपर मैंने ना बड़ी डिटेल बात करनी है, तो बहुत आराम से बात समझना। सर अभी तो हमने एक ब्रॉडर ओवरव्यू लिया है सिर्फ इस रेवेन्यू प्रोसेस का। अब हम ना सर इसकी डिटेल में जाएंगे और एक एक स्टेप के ऊपर बहुत डिटेल हमने बातें करनी है। सही। तो पहली बात कर रहा हूँ सर मैं स्टेप 1 के ऊपर, बट सर जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर अजान हो रही है। अजान के फ़ौरन बाद में दोबारा जो है कंटिन्यू करता हूँ। सही। तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं माइक अपना म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है सर, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं। सही। तो सबसे पहली बात देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन आर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर, सर इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है जरा समझना है इसको बड़ी डिटेल में। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जस्ट वेट अ मिनट में। सर क्लियर है, अब आ रही है सबको? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है बट आपकी आवाज बीच में बहुत दफा ड्रॉप हो जाती है। आवाज़ स्टॉप हो रही है, जस्ट वेट, मैं इसका भी कुछ इलाज करता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, मैं सर इसका इलाज करके आता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ठीक है। सर क्या अब आवाज़ ठीक आ रही है मेरी बिल्कुल? यस। कोई भी स्टूडेंट मुझे कंफर्म करो, क्या मेरी आवाज़ सब ठीक आ रही है? जी जी सर, ठीक आ रही है। पहले भी ठीक थी आपकी आवाज़। पहले भी ठीक है, अभी क्योंकि कुछ स्टूडेंट के साथ सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। कल मैंने मेरा मोबाइल एक्चुअली चार्ज नहीं रहा था, उसे मैं कहीं दूर चार्ज पर लगाया हुआ था, तो आई जस्ट कनेक्टेड नियर मी। तो आई होप इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई आ भी रही है। अच्छा सर, अब आप बात स्टार्ट कर ही लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सर देखो, कॉन्ट्रैक्ट ना 3 डिफरेंट तरीके से हो सकता है, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था।
मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट की, सर कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिटर्न हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओरल हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा इम्प्लाइड हो सकता है। ठीक है, तो तीनों वर्ड के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा ऐसे इस वक्त कंसर्न एरिया नहीं है। हाँ सर, अगर हम लॉ पढ़ रहे होते तो मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात कर रहा होता। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। और जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं ना, ये हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी एरिया है। सर देखो, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है सर, काफ़ी टाइम से हम ये सुनते आ रहे हैं। सर कैसे करना है, कैसे आप ये बात जो है ना, इस बात को कंफर्म करोगे कि हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है। तो सर आपको ना IFRS 15 ने ना 5 बातें बताई हैं, 5 बातें बताई हैं। अगर ये पाँचों बातें हो रही हैं ना सर, अगर ये पाँचों बातें हो रही हैं तो समझ जाओ कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर सर ये पाँचों बातें नहीं है ना तो समझ जाओ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर पाँचों बातें होनी चाहिए। सर इसको कंटेंट्स भी कह सकते हो और इसको कंडीशंस भी कह सकते हो कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट की होंगी। सर ये पांचों चीज़ें एक साथ होंगी तो मैं कहूँगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है। सही। अब सर ज़रा पांचों चीज़ों के ऊपर ना बारी बारी बात करते हैं, एक एक करके। सर नंबर 1, पहली बात क्या लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ पार्टीज। सर ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। मैंने बोला सर मुझे गाड़ी बेचनी है, तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, सही। हम दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया तो सर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरा भी साइन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुम्हारा भी साइन होना चाहिए। सर ये मैंने बिल्कुल बेसिक बात की है। ठीक है सर, अब आपकी माइंड में बात आ रही होगी सर आप तो बात कर रहे हैं साइन करने की, और आपने पहले लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल भी हो सकता है, तो ओरल में आप इस बात को कैसे इन्फॉर्म कैसे इंश्योर करेंगे। तो देखो, ओरल के अंदर भी हम सिंपली ये बात को इस तरह से इंश्योर करेंगे कि दोनों ने ना, लेट से तुम अगर ओरल में बात कर रहे हो और तुम टेलीफोन पे बात कर रहे हो, सर दोनों तक ये बात कंफर्म पहुंच चुकी है और दोनों ने एक दूसरे को कंफर्मेशन भी दे दी सर ठीक है डन है, दोनों ने इसको कंफर्म कर दिया। मेन मकसद हमारा इसको कंफर्म करना है। ठीक है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों पार्टीज अप्रूव करें, पहली बात। अच्छा, फिर इसकी अगली बात करते हैं। फिर इसकी अगली बात जो है ना वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा और आसान है। कहता है राइट्स टू गुड एंड कंसिडरेशन इज मैंशनड। सर ये राइट्स टू गुड और कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है। सर जिसे जो बच्चा लॉ पढ़ चुका है ना वो शायद इस लाइन को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, नहीं सर कोई मसला नहीं है, अगर जिसने नहीं भी पढ़ा तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। मैंने कहा सर देखो, राइट टू गुड का मतलब क्या है। देखो सर, मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दी थी कि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, सही। सर गाड़ी मैं बेच रहा था और सामने मेरा कस्टमर मेरी गाड़ी खरीद रहा था, सही। अच्छा ठीक है सर, तो अब ये गाड़ी अपनी, ये जो गुड्स है मेरा, मैं अपने कस्टमर को बेच रहा हूँ ना, तो सर इसका जो राइट है ना, अब इस गाड़ी के ऊपर किसका आ जाएगा। सर इस गाड़ी के ऊपर राइट अब मेरे उस कस्टमर का आ जाएगा, सही। और मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे बदले में क्या मिलेगा। सर मुझे बदले में मिलेगी कंसीडरेशन। ठीक है, मुझे बदले में मिलेगी कंसीडरेशन, सही। अच्छा सर, ये जो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ और मुझे पैसे मिल रहे हैं, देखा जाए तो सर ये दोनों ही हमारे एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है। ठीक है। अच्छा सर, अब जब मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ तो इसके ऊपर अब किसका राइट आने वाला है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, सही। यानी सर ये गाड़ी मेरी मलकियत है और अब मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये वाली बात हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात मेंशन होनी चाहिए। और साथ में सर कंसीडरेशन क्या होगी, सर आप ये चीज़ 5 लाख की बेच रहे हो, 10 लाख की बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। ठीक है सर, ये दोनों बातें बड़ी आसान थी। मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ मुश्किल बातों के ऊपर आता हूँ। सर जरा तीसरी बात देखो, पेमेंट टर्म्स मस्ट बी मेंशन। सर ये पेमेंट टर्म से क्या मुराद है। सर कोई भी टर्म जो तुम्हारी पेमेंट से रिलेटेड हो सकती है। सर इससे आगे अपने पास छोटा सा लिख लो, अमाउंट एंड टाइम ऑफ पेमेंट, अपने पास मेंशन कर लो। सर पेमेंट टर्म्स मस्ट बी मेंशन का मतलब क्या है, देखो तुम्हारा अमाउंट कितना है वो, और तुम कब इसे पे करोगे, यानी तुम्हारी टाइम ऑफ जो पेमेंट है, ये दोनों बातें इससे मुराद है। ठीक है, ये दोनों बातें इससे मुराद है कि तुम पैसा कब दोगे और कितना दोगे। ठीक है, तो सर मैंने अभी तक क्या बात करी है, मैंने ये बात करी है भाई, तुम्हें अगर ये बात पता लगानी है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो तुमने इन 5 बातों को देखना है। जिनमें से सर 3 आसान बातें थी, उनको तो हमने कवर कर लिया। पहली बात थी कि कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के जरिए अप्रूव होगा, हमने कहा सर ठीक है डन है, मान लिया। उसके बाद हमने बात की थी कि सर राइट्स टू गुड एंड कंसीडरेशन इज मेंशन्ड। सर कंसीडरेशन किसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, मेंशन होनी चाहिए। सर इस गुड्स के ऊपर किसका राइट है और किसका हो जाएगा, मेंशन होना चाहिए। तीसरी बात सर, पेमेंट टर्म्स मस्ट बी मेंशन्ड। इसका मतलब क्या है सर, पेमेंट मैं किस तरह से दूंगा, कितनी दूंगा, ये बात भी मेरे उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है सर, डन हो गया। अब दो डिफरेंट बातें, दो मुश्किल बातें, उनके ऊपर आ जाए। सर सबसे पहले तो मैं आखिरी वाली बात कहूँगा, रिकवरी टू बी प्रोबेबल। इसका मतलब क्या सर, समझना।
देखो तुम लोगों ने अगर सर अभी तो आप लोग FAR 1 पढ़ रहे हो तो आपकी माइंड में शायद इस प्रोबेबल का वर्ड ज़्यादा क्लियर ना हो, बट जब आप लोग FAR 2 में आ जाओगे तो इंशाल्लाह जब IS 37 पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ पर जाके मैं ना मैं पूरी इसके लिए इससे लिए एक चार्ट बनवाऊंगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल समझो सर इस प्रोबेबल का मतलब क्या होता है। सर इस प्रोबेबल का मतलब होता है ग्रेटर देन 50%। सही सर, यानी कि तुम्हें 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है सर तुमने गाड़ी बेची, तुम्हें पता है यार पैसा तो मिलेगा ही नहीं, और तुम चाह रहे हो कि मैं रेवेन्यू बुक कर लूँ। तुम चाह रहे हो मैं रेवेन्यू बुक कर लूँ क्योंकि सर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि यार स्टैंडर्ड इतनी इतनी जो है ना वो इसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा क्यों रहा है, इतने पंगे कर क्यों रहा है IFRS 15 के ऊपर। सर इसका असल जो वजह है ना वो ये है कि ये जो रेवेन्यू तुम्हारा होता है ना सर, ये आपका डायरेक्ट लिंक करता है आपके प्रॉफिट के साथ। सही, और जो चीज़ आपकी डायरेक्ट लिंक कर रही है आपके प्रॉफिट के साथ, सर तुम्हें पता है आपका रेवेन्यू ज़्यादा है तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को हिट करेगा। और आपका प्रॉफिट अगर गलत तरीके से हिट हो जाए, गलत तरीके से हिट हो जाए तो सर आपके शेयर होल्डर्स क्या देखते हैं। सर शेयर होल्डर्स एक्चुअली आपको प्रॉफिट तो देख रहे होते हैं, सर प्रॉफिट देख रहे होते हैं, बैलेंस शीट देख रहे होते हैं, EPS देख रहे होते हैं, अर्निंग पर शेयर वगैरह देख रहे होते हैं। सर एक्चुअली अगर आपने रेवेन्यू भी सही बुक नहीं किया तो सोचो कितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स जो हैं एक कंपनी के वो कितने मिसलीड हो चुके होंगे। सही, तो सर इसीलिए आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो इस रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और सर किसी भी एंटिटी का ना सबसे मेजर पार्ट होता है। आप कल को सर जब क्लाइंट पर जाओगे ऑडिट करने के लिए तो तब भी आपको आइडिया होगा कि सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आती है। सर वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आती है। ठीक है, तो मैंने आखिरी बात क्या बोली है, आखिरी बात में सर मैंने बोली है रिकवरी टू बी प्रोबेबल। तुम्हें भाई पता है 50% ज़्यादा चांसेस हैं कि पैसा मिलेगा। सही, पैसा मिलेगा। तो तुमने तुमने गाड़ी अपने फुफो के बेटे को बेची, तुम्हें पता है यार पैसा कभी भी नहीं मिलने वाला, और तुम अपने पास रेवेन्यू बुक कर रहे हो, IS मना करता है नहीं सर नहीं कर सकते आप। आपको IFRS 15 जो है वो स्टेट हमें मना कर देगा भाई अगर रिकवरी प्रोबेबल नहीं है, यानी 50% से ज़्यादा चांसेस नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा, तो रेवेन्यू बुक नहीं करना। क्योंकि मैंने स्ट्रेट अवे कहा है कि पांचों कंडीशन एक साथ मीट होनी चाहिए। अगर कोई एक भी कंडीशन पांचों में से मीट नहीं हुई ना तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं करूँगा, साफ सी बात। ठीक है सर। अच्छा, तो अभी तक सर हमने 4 बातें कर ली हैं। पहली बात हमने की थी कि कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी से अप्रूव होगा। दूसरी बात से राइट टू गुड्स एंड कंसिडरेशन मेंशन होना चाहिए। तीसरी बात हमने की थी कि पेमेंट टर्म मेंशन होगी, यानी अमाउंट और टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन होगा। चौथी बात मैंने की थी कि सर जो रिकवरी है ना वो प्रोबेबल स्टेज में होनी चाहिए, वो प्रोबेबल स्टेज में होनी चाहिए, मतलब सर 50% से ज़्यादा चांसेस हो कि मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, अब सर आखिरी बात पे आ जाते हैं। आखिरी बात क्या लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कमर्शियल सब्सटेंस। सर ये बड़ी टेढ़ी बात है, ये बड़ी टेढ़ी बात है। इसको इसको समझाने के लिए ना जरा चलते हैं वन नोट स्क्रीन पर, कुछ बातें करते हैं, फिर इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दूसरा हमने लाइन क्या पढ़ी, लाइन तो सिर्फ हमने इतनी से पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना कमर्शियल सब्सटेंस लाजमी होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस लाजमी होना चाहिए। अब सर बच्चा बोलता है कि ये कमर्शियल सब्सटेंस होता क्या है, उसको तो यही नहीं पता कि सर कमर्शियल सब्सटेंस किसे बोलते हैं। राइट, तो ज़रा देखते हैं कि ये कमर्शियल सब्सटेंस होता क्या है और इसे किस तरह से डील करेंगे। सर सबको मेरी वन नोट की स्क्रीन आनी चाहिए, किसी को नहीं आनी तो वो बोल सकता है। सर मैंने कहा कि मेरे पास एक मशीन ए है। मैंने कहा सर मेरे पास एक मशीन है, मशीन एक्स है। सही, मेरे पास एक मशीन एक्स है और ये मुझे मशीन ना बेचनी है। सही, और एक मशीन वाई है, एक मशीन वाई है जो मुझे मार्केट में मिल रही है, वो मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए। सही, यानी सर इसको मैं एक्चुअली परचेज करना चाहता हूँ और इसे मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा जिससे सर सिंपल टर्म में मैं एक्सचेंज ऑफ एसेट कहता हूँ, एक्सचेंज ऑफ एसेट कहता हूँ। सही, ठीक है सर मान लिया। मैंने कहा सर आपके पास एक मशीन ए है, वो आपके पास अपनी है, सॉरी मशीन एक्स है, वो आपके पास अपनी मशीन है। ठीक है, आप उससे काम कर रहे हो, बेहतरीन आपका वो काम चला रही है। सही, आपने बोला यार मैं ना मशीन एक्स को बेचकर मशीन वाई ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ज़रा देखो, ज़रा देखो। मैंने कहा सर ये जो मशीन एक्स है, ये जो मशीन एक्स है, ये आपको पैसे किस तरह से कमा के देखे, ज़रा गौर करना। सर मैंने कहा ये मेरा ईयर 1 है, ये मेरा ईयर 2 है, ये मेरा ईयर 3 है। सर ईयर 1 के अंदर मुझे कैश कमा के दिया इस मशीन ने कितने का, सर लेट से ईयर 1 के अंदर मुझे 100 रुपये का कैश कमा के दिया, 10 रुपये का लेट से मुझे इसने कैश कमा के दिया। सर ईयर 2 में इसने मुझे लेट से 6 रुपये का कैश कमा के दिया। ईयर 3 में सर 8 रुपये का कैश कमा के दिया। सही,
सर जाहिर सी बात है, मशीन है, फिक्स एसेट है, ये मुझे मेरे पैसे जनरेट करके देगी। ऑफ कोर्स सर, जब भी मैंने इसको रखा हुआ है, सही, मैं यकीनन इस मशीन से कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जिसके बदले मुझे पैसे मिल रहे होंगे। ठीक है सर, डन हो गई बात। मैंने कहा सर मशीन एक्स थी, वो इस तरह से हमारे लिए काम करती थी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बेच दूँ और मशीन वाई को लेकर आ जाऊँ। ठीक है सर, डन हो गई बात। अब मैंने बोला सर, जो तुम मशीन वाई को खरीद रहे हो ना, मशीन वाई को खरीद रहे हो ना, तुम सर, मशीन वाई भी ना तुम्हें, मशीन वाई भी तुम्हें सेम कैश फ्लो देगी। सर ईयर 1 के ऊपर तुम्हें उस मशीन वाई तुम अगर ले लेते हो तो ईयर 1 के अंदर भी तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे, ईयर 2 के अंदर तुम्हें 6 रुपये मिलेंगे, और ईयर 3 के अंदर तुम्हें 8 रुपये मिलेंगे। सही। तो जरा गौर करो, सर जरा गौर करो, कोई कैश फ्लो चेंज नहीं हुआ, कोई कैश फ्लो चेंज नहीं हुआ। तो आपसे IFRS 15 बोलता है भाई ये क्या ड्रामा कर रहे हो, एक मशीन अच्छी खासी तुम्हारे पास चल रही है, सही कैश फ्लो, जितना कैश फ्लो वो जनरेट करके दे रही है, तुम नई मशीन लेना चाहते हो और नई मशीन भी सेम कैश फ्लो जनरेट करके देगी, तो क्यों आप ये मशीन एक्सचेंज करना चाहते हो? आप बोले सर मेरा दिल कर रहा है, मुझे है ना ये पसंद नहीं आ रही है, मेरे लिए जो है ना मशीन जो है ये सर मुझे रास नहीं आ रही है, ठीक है, बस मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं इसे चेंज कर दूँ। तो आइए, तो आपको सर IFRS बोलता है भाई देखो, आपकी दिल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपकी दिल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, कोई कमर्शियल सब्सटेंस है इस ट्रांजैक्शन में। देखो मैंने वर्ड यूज़ किया कमर्शियल सब्सटेंस। तो इस कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है? कुछ तब्दीली आई है, कोई फ़ायदा हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है तुम्हें ये ट्रांजेक्शन करने का। अगर तुम्हें फ़ायदा हो रहा है ये ट्रांजेक्शन करने का, तो फिर तुम इसको करो, फिर तुम इसको रिकॉर्ड भी करो। अगर कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, पहले वाली मशीन भी तुम्हें उतना ही कैश फ्लो जनरेट करके दे रही थी, अब वाली भी उतना ही कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है, कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये तुम्हारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती, ये रेवेन्यू तुम्हारा रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता। सही, ये कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारा नहीं हुआ सर, रेवेन्यू तब तो कहानी बहुत बाद में जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें पता है ना सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी था। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है तो तुम्हारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना, तो सर बात समझ में नहीं आती ना बिल्कुल। ठीक है, तो सर एक बात मैंने भी आपके सामने की है, वो क्या सर? वो मैंने की है कैश की। ठीक है, तो सर को मैंने आपको ना यहाँ पर 3 डिफरेंट बातें समझाई हैं इनडायरेक्टली। अब जरा मैं उन तीनों बातों को लिख देता हूँ। सर पहली बात हमारे पास आती है, पहली बात हमारे पास आती है कैश की। सर क्या कैश में कोई तब्दीली आई है? देखो जरा, टोटल मुझे ना 3 सालों में 10, 6 और 8 से जितने टोटल पैसे यहाँ होते हैं उतने ही वहाँ मिले। सही। अच्छा, सर कैश में तो कोई तब्दीली नहीं आई है। इसके बाद सर दूसरा दूसरा हमारे पास पैरामीटर होता है, दूसरा हमारे पास पैरामीटर होता है टाइमिंग ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। सर क्या टाइमिंग चेंज हुई है? सर ऐसा हुआ है कि तुम्हें ईयर 1 के अंदर जो है ना मशीन वाई जो है वो बहुत सारा पैसा कमा के दे रही है, मतलब पैसे तुम्हें टोटल जो है वो 16 और 8 कितने होते हैं सर? 16 और 8 हमारे पास 24 हो जाएंगे। पैसे तुम्हें तीनों साल में 24 मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें ईयर 1 में, लेट से ईयर 1 में तुम्हें 15 मिल गए, बाकी तुम्हें अगले ईयर में उसके हिसाब से थोड़े कम पैसे मिल गए। सही। क्या तुम्हारी टाइमिंग चेंज हुई है? नहीं सर, टाइमिंग भी देखो सेम रही है। ईयर वन में तुम्हें 10 मिले थे, अभी भी तुम्हें ईयर 1 में 10 मिल रहे हैं। सही। ईयर 2 में 6 मिले थे, ईयर 2 में 6 ही मिल रहे हैं। सही। तो टाइमिंग के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई है। तीसरी बात पे आ जाओ, तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात होती है सर रिस्क एसोसिएटेड विद द मशीन। सर कोई रिस्क तुम्हारे पास चेंज हुआ है तो सर देखो, रिस्क का ना डायरेक्ट ताल्लुक होता है रिवॉर्ड से। अब तुम मशीन, तुम्हारे सामने एग्जाम में इस तरह की ट्रांजेक्शन आई हुई है, तो वहाँ तो तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे एसेट के साथ रिस्क क्या है। सही। तो वहाँ से सर हम रिस्क को डिटरमाइन इस तरह से करेंगे। देखो, रिस्क और रिटर्न का डायरेक्ट ट्रेड ऑफ होता है, यानी रिस्क अगर बढ़ेगा या रिस्क अगर चेंज होगा तो तुम्हारा रिटर्न जो है ना वो चेंज होना चाहिए। तो तुम देखो, तुम्हारा रिटर्न तो सेम है, वही तुम्हें 10, 6 और 8 मिल रहे हैं, वही तुम्हें 10, 6 और 8 जो है अभी भी मिल रहे हैं। तो तुम्हारा अगर रिटर्न भी सेम है तो मतलब सर इससे हमने इनडायरेक्टली क्या बात समझी कि हमारा रिस्क भी जो है ना वो सेम है। सही। तो सर अगर ना कैश चेंज हो रहा है, ना टाइमिंग चेंज हो रही है, ना रिस्क चेंज हो रहा है, तो मतलब इस ट्रांजेक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये ट्रांजेक्शन तुम्हारी बुक ही नहीं होगी। सही। ये ट्रांजेक्शन तुम्हारी बुक ही नहीं होगी। सही। तो सर यहाँ पर आके ना हमने कॉन्ट्रैक्ट को समझा, कॉन्ट्रैक्ट को समझा। हमारी मीटिंग का यहाँ पर एंड हो रहा है। मैं नेक्स्ट मीटिंग का लिंक जनरेट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ज्वाइन करना है। सर अभी अभी मिल रहा है कोई 10 मिनट का ब्रेक नमाज का। ठीक है, 10 मिनट के बाद जो है ना तकरीबन 7:45 में मैं नेक्स्ट मीटिंग लिंक दूंगा आप लोगों को, यानी इस टाइम क्लास स्टार्ट करेंगे 7:45 को। ठीक है, नमाज पढ़ लो आराम से, उसके बाद हम बात करते हैं। और सर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी 8 बजे, पौने 8 बजे, उसमें आप लोग पूछना। ठीक है, तो ये मीटिंग हमारी एंड हो रही है। अल्लाह हाफिज़ फिलहाल के लिए।